हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत हमारे समक्ष जो आया है माल्थुसियन सिद्धांत की आलोचनाएं। देखा जाए तो माल्थुसियन सिद्धांत की बहुत सी आलोचनाएं हुई और ये काफ़ी महत्व रखता है। जनसंख्या को माल्थुसियन सिद्धांत पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान व्यापक रूप से चर्चा और आलोचना की गई और इसका आलोचना कुछ कारणों से हुई। इन आलोचनाओं को प्रकाश यहाँ पर डाली जा रही है जो महत्वपूर्ण है। आखिर 19वीं 20वीं शताब्दी में जनसंख्या का जो सिद्धांत दी गई थी माल्थस के अंतर्गत, उसको किन कारणों से आलोचना की गई। तो पहला यहाँ कारण यही बनता है कि सिद्धांत का गणितीय रूप गलत है। जो सिद्धांत यहाँ पर दी गई थी अर्थमैटिक्स और ज्योमेट्रिक्स, उसको यहाँ पर गलत सिद्ध की गई। क्या कारण था? माल्थस सिद्धांत का गणितीय सूत्रीकरण की 25 वर्ष में खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय प्रगति में बढ़ती है। ठीक है, 25 वर्ष में खाद्य आपूर्ति में अंकगणित में बढ़ती है और जनसंख्या ज्योतिर्मय गणित में बढ़ता है। ये तो आपने समझ लिया होगा। अनुभवजन्य रूप से सिद्ध नहीं हुई है। अगर देखा जाए तो अनुभवी रूप से ये बात सिद्ध नहीं हुई है, बल्कि खाद्य आपूर्ति अंकगणित प्रगति से अधिक बढ़ गई है। देखा जाए तो यहाँ पर यह बात बताई जा रही है कि जनसंख्या जितनी बढ़ी नहीं है उससे अधिक जो है खाद्य बढ़ गई है। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो ये बात गलत है। आज देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, खाद्य आपूर्ति घट रही है और ये सच्चाई है। और देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि ज्योतिर्मय प्रगति नहीं हुई है, जिससे कि 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो सके। ये बात जिस समय लिखी गई थी तो उस समय ये बात रही होगी, लेकिन आज इस बात को सार्थकता सिद्ध नहीं की जा सकती है। लेकिन ये आलोचना मुद्दे से परे है, क्योंकि माल्थस ने अपने निबंध के पहले संस्करण में अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए अपने गणितीय सूत्रीकरण का उपयोग किया और उसे अपने दूसरे संस्करण में हटा दिया। बाद में माल्थस को जिस समय ये किताब छापी गई उस समय उसको लगा, पहले तो उन्होंने बता दिया था लेकिन बाद में अपने दूसरे संस्करण में उस बातों को हटा दिया था, अंकगणितीय की बातें। तो ये पहली आलोचना यहाँ पर दर्शाई गई है। लेकिन बेशक ये अंकगणित जो माल्थस ने बताई, आज भविष्य में इस बात की सार्थकता सत्य सिद्ध हो रही है। चलिए देखते हैं दूसरी आलोचना क्या है। दूसरी बात यहाँ पर यही आती है कि नए क्षेत्र के खुलने की भविष्यवाणी करने में विफल। आखिर नए क्षेत्र के खुलने की भविष्यवाणी कैसी थी? माल्थस की दृष्टि संक्रिय थी और वह विशेष रूप से इंग्लैंड की स्थानीय परिस्थितियों से प्रभावित था। यानी देखा जाए तो माल्थस का जो भी प्रभाव पड़ा वो इंग्लैंड की परिस्थितियों के कारण ही प्रभाव पड़ा और वो ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना के नए क्षेत्रों खुलने की भविष्यवाणी करने में वो विफल रहे, जहां कुंवारी भूमि की व्यापक खेती के कारण भोजन का उत्पादन बढ़ गया। लेकिन जिस समय ये बात बताई गई वो उस समय की थी, क्योंकि वहां पर कुंवारी भूमि थी जिसके कारण भोजन का उत्पादन बढ़ा। परिणाम स्वरूप यूरोप महाद्वीप पर इंग्लैंड जैसे देशों के सस्ते भोजन की प्रचुर आपूर्ति प्रदान की गई। यानी उस समय यूरोप महाद्वीप पर इंग्लैंड जैसे देशों के सस्ते भोजन की आपूर्ति प्रदान की गई। मैं आपको एक बात यहाँ पर अवगत करा देना चाहता हूँ कि इंग्लैंड जो है अपनी भोजन आपूर्ति को पूरा करने के लिए पूरे विश्व को जो है कॉलोनियलिज्म के चपेट में धकेला था और इसका कहीं ना कहीं कारण यहाँ पर माल्थस का ही जो है चिंता का विषय थी, क्योंकि उस समय पूरे देश में व्यापार करना इंग्लैंड को इस बात को सुचालक था कि वहाँ पर खान पीन की बहुत कमी थी और इसी कारण से माल्थस ने इस प्रकार की दृष्टिकोण वहाँ पर बताई और यह परिवहन के साधनों में तेजी सुधार करने का संभव हुआ कि वो विश्व के किसी भी कोने में जाके वहाँ पर खाद्य आपूर्ति की जा सकी।
और इंग्लैंड ने इसी बात का अनुसरण भी किया। एक ऐसा कारक जिसे माथस ने लगभग नज़रअंदाज कर दिया था। किसी भी देश की भूखमरी और दुख से डरने की ज़रूरत नहीं है अगर वह इन दिनों अपनी बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त उत्पादन नहीं करता है। देखिए, बात इतना सा है कि अगर आपकी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर है और आपके भोजन पदार्थ भी कमी है तो उस देश को चिंता करना ही पड़ेगा। बेशक नए क्षेत्र में खुलने की भविष्यवाणी यहाँ पर विफल था माथस का, लेकिन माथस ने जो बात यहाँ पर कही वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जिस समय माथस ने ये किताब लिखी थी उस समय इंग्लैंड की परिस्थिति थी और इंग्लैंड में ऐसी परिस्थिति थी कि वहाँ पर भोजन तक भी नहीं मिलता था लोगों को। इसलिए इंग्लैंड के लोग दूसरे देशों पे जाके दूसरे देशों पर कब्जा करके जो है वो कोलोनिज्म करते थे, व्यापार करते थे, जिससे अपने देश में जो है खाद्य आपूर्ति किया जा सके। इसी कारण से माथस ने दूसरे देशों के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं हो सका। तो देखते हैं अगला क्या बात कही गई है। आगे है, एक निश्चित अवधि के लिए एक स्थानिक आर्थिक कानून लागू किया गया। ये माथस का जो है क्रिटिलिज्म का तीसरा पॉइंट रहा कि माथस की धारणा है कि खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय प्रगति में बढ़ती है, जो बात हमने एनालाइज की थी। किसी भी समय एक स्थिर आर्थिक कानून पर आधारित है, यानी घटते रिटर्न का नियम। माथस एक समय अवधि में वैज्ञानिक ज्ञान और कृषि आविष्कारों में अभूतपूर्व वृद्धि की भविष्यवाणी नहीं कर सके, जिसके कारण इनको आलोचना की गई, जिससे घटते रिटर्न के नियमों को रोका गया और नतीजा पर यह हुआ कि खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय प्रगति की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो यही बात यहाँ पर जो है माथस को जो है गलत साबित कर देता है। माथस ने न केवल उन्नत देशों में बल्कि भारत जैसे विकासशील देशों में भी हरित क्रांति के साथ गलत साबित हुए, क्योंकि देखा जाए तो जिस समय हरित क्रांति हुई थी माथस को बेशक यहाँ पर गलत साबित कर दिया गया, लेकिन अगर आज के समय के साथ तुलना भारत की किया जाए तो माथस की भविष्यवाणी सही है। देखा जाए तो भारत जैसे विकासशील देशों में हरित क्रांति जरूर हुई और माथस का जो है रूल रेगुलेशन गलत साबित हुआ, लेकिन आज के समय में अगर हम तुलना करें तो माथस की जो दी गई भविष्यवाणी थी वो कहीं ना कहीं सत्य सिद्ध हो रही है। चलिए देखते हैं आगे किस बात की और यहाँ पर आलोचना की गई है। उसके पश्चात देखिए, जनसंख्या में जनशक्ति पहलू की अपेक्षा। ये माथस के लिए चौथी आलोचना थी कि जनसंख्या में जनशक्ति पहलू की अपेक्षा। माथस के विचार की प्रमुख कमजोरियों में से एक यह रही कि उन्होंने जनसंख्या वृद्धि में जनशक्ति पहलू की अपेक्षा की और वह निराशावादी था और जनसंख्या में होने वाली हर वृद्धि से डरता था। केरन के अनुसार वो भूल गया कि एक बच्चा न केवल मुंह और पेट के साथ बल्कि एक जोड़ी हाथों के साथ भी दुनिया में आता है। केरन ने यहाँ पर बात जो है आलोचना करते हुए माथस को कहा कि माथस भूल गए कि एक बच्चा न केवल मुंह और पेट के साथ बल्कि एक जोड़ी हाथों के साथ भी दुनिया में आता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जनसंख्या में वृद्धि का मतलब जनशक्ति में वृद्धि है, जो न केवल कृषि बल्कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। यानी देखा जाए तो यहाँ साफ शब्दों में ये मतलब है कि यहाँ पर केरन ने माथस का जो है आलोचना करते हुए बात बताई कि माथस ये कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से जो है भूखमरी होगी, जो बात सही थी, लेकिन ये केरन कहना चाहते हैं कि एक बच्चा सिर्फ एक मुंह और एक पेट से जन्म नहीं लेता है, उसके पास दो हाथ भी होते हैं कार्य करने के लिए। यानी अगर वो दुनिया में आया है तो अपना हाथ से कार्य करके अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन देखिए, यहाँ केरन की बात भी गलत साबित हो सकता है। अगर व्यक्ति दो हाथ के साथ जन्म लिया है, पेट के साथ भी है, मुंह भी है, लेकिन अगर कामी धंधा उसको पास न मिले तो क्या करेगा। जिस प्रकार से भारत में बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रहा है, लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, लोग घरों में बैठे बैठे गलत कार्यों का अनुसरण कर रहे हैं, तो इसका मतलब केरन ये कहना चाहते हैं कि अगर रोजगारी न मिला तो वो गलत काम करके अपना जीवन यापन कर सकता है। अरे हाथ है तो हाथ अच्छे कार्य के लिए उठना चाहिए। आज देखिए, आज हमारे नौजवानों को बरगलाने में बहुत समय नहीं लगता है। 500-500 रुपया
दे दे के जो है ये नेता लोग सब भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं नौजवानों के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके पास हाथ तो है लेकिन वो कार्य करने में सक्षम नहीं है और ना सरकार जो है उनको काम देने में सक्षम है। तो माथास यहाँ पर सत्य सिद्ध हो रहे हैं। केनिन ने बेशक ये बात बोली कि बच्चा केवल मुंह और पेट के साथ और जन्म नहीं लेता है बल्कि दो जोड़े हाथों के साथ भी दुनिया में आता है। लेकिन दुनिया में अगर हाथ है, अगर कार्य करने की क्षमता नहीं है, समझ नहीं है, तो हाथ भी क्या कर लेगा? क्या हाथ गलत काम पे अनुसरण करेगा? देखा जाए तो जिस प्रकार से आज अगर मान लीजिए कि अगर हमारे पास हाथ है तो हम खेती करके जो है अपना पालन पोषण कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास खेती नहीं है, खेत करने की जगह ही नहीं है, तो आप कहाँ करोगे? यही बात यहाँ पर माथप्स को जो है सत्य सिद्ध कर रहा है। बेशक यहाँ पर जो है केनन ने गलत साबित किया है, बात सही थी, केनन की भी बात सही थी, लेकिन केनन ने भविष्य को नहीं देखा। केनन ने यहाँ पर भविष्य को नहीं देखा कि भविष्य में हाथ और मुंह और पेट के साथ काम भी जरूरी है। आज देखिए बहुत से नौजवान जो है पढ़ लिख के भटक रहे हैं यहाँ से वहाँ, उनको जॉब नहीं मिल रही है, कभी धक्के यहाँ खा रहे हैं, कभी वहाँ खा रहे हैं। और जब इनको कोई गलत लोग कहते हैं गलत काम करने के लिए, तो इसमें भी वो पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि वो क्या करें, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। इसका तरबत यही बात यहाँ पर बता दिया गया है। देखा जाए तो जनशक्ति में वृद्धि तो जो हो रही सो तो है, केवल कृषि बल्कि उद्योग उत्पादन में वृद्धि कर सकती है और इस प्रकार धन और आय के सामान्य वितरण से देश के समृद्धि बनाती है। लेकिन देखा जाए तो हमारे देश में धन और आय की सामान्य वितरण नहीं है। आज अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। तो केनिन ने जो बात बताई, यहाँ सारी बातें यहाँ मिथ्या सिद्ध किया जा रहा है। जैसे कि सेलिगमैन ने ठीक ही बताया था, यहाँ पर आगे जो है सेलिगमैन ने भी ठीक बताया था कि जनसंख्या की समस्या केवल आकार ही नहीं है बल्कि कुशल उत्पादन और समान वितरण की भी है। अब देखिए केनिन को भी यहाँ पर गलत साबित यहाँ पर जो है सेलिगमैन ने कर दिया कि जनसंख्या की समस्या केवल आकार की नहीं है बल्कि कुशल उत्पादन और समान वितरण की भी है। अंततः जनसंख्या में वृद्धि आवश्यक हो सकती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है यहाँ वार्तालाप हो रही है, यहाँ पर डिस्कशन हो रही है। कहते हैं यहाँ पर सबने अपनी बात रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि दर जो है देश के लिए अच्छी नहीं होती है। कहते हैं एक सीमा होती है जो सही होती है। मान लीजिए कोई रस्सी है, अगर कुछ हद तक आप खींचते हो तो सही रहेगा, लेकिन उसको और खींच दोगे तो टूट जाएगी। तो वही बात है, जनसंख्या कुछ हद तक ही सही है, लेकिन अगर वो हद से अधिक हो जाए तो वो विनाश का भी कारण बन सकती है, बेरोजगारी का कारण भी बन सकती है, आतंकवादी का भी कारण बन सकती है, हर बुरे कार्य के लिए जो है ये सबब बन सकती है। तभी तो आज देखिए भविष्य में ये रहती है कि माता पिता कोई भी अच्छे पोजीशन पर चले जाते हैं तो वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए रिश्वतखोरी कर रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर कर के रखते हैं। तरह तरह के ज़मीन खरीद के अपने बच्चों के नाम रखते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य खराब ना हो। अरे भाई, आपने अपने बच्चे का भविष्य तो सोच लिया, लेकिन गरीब के बच्चे के भविष्य किसने सोचा है कि वही झुग्गी झोपड़ी में जन्म लेगा और मजदूरी करते 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 उसी झोपड़ी में मर जाएगा। ये बात यहाँ पर काफ़ी महत्व रखता है। आगे देखिए हम तो यहाँ पर जनसंख्या खाद्य आपूर्ति से नहीं बल्कि कुल धन से संबंधित है। देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में आलोचना की गई है माल्थस का कि जनसंख्या खाद्य आपूर्ति से नहीं बल्कि कुल धन से संबंधित है। अब खाद्य आपूर्ति के ऑपोजिट धन को महत्वता दी जा रही है और इसी के अंतर्गत यहाँ पर माल्थस की आलोचना की गई कि जनसंख्या खाद्य आपूर्ति से नहीं कुल धन से संबंधित है। देखा जाए तो माल्थसियन सिद्धांत जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति के बीच कमजोर संबंध पर आधारित है। देखा जाए जो माल्थसियन ने बताई थी अपनी सिद्धांत, वो खाद्य आपूर्ति के बीच में बताई थी, लेकिन बहुत से थिंकनर्स हैं, बहुत से विचारक हैं, वो ये कहते हैं कि आपूर्ति के बीच कमजोर संबंध पर आधारित है यहाँ पर माल्थसियन सिद्धांत। दरअसल देखा जाए तो यही संबंध देश की जनसंख्या और कुल संपत्ति के बीच है और यह जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत का आधार है। और तर्क यह है कि यदि कोई देश भौतिक रूप से समृद्ध है और भले ही वो अपनी आबादी के लिए पर्याप्त भोजन का
जो है उत्पादन नहीं कर सकता है तो वह अपने उत्पादों या धन के बदले में खाद्य सामग्री आयात करके लोगों को अच्छी तरह से खिला सकता है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा कि मान लीजिए उस देश में भी कृषि न हो, सभी देश जो है आबादी के चपेट में आ जाए, सभी जो कृषि योग्य भूमि है उसमें बड़े बड़े घर बना लिया जाए, सारे वन पेड़ों को काट दिया जाए, तो कोई देश दूसरे देशों को आपूर्ति करने में सक्षम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो हम कैसे कह दें जनसंख्या बढ़ती, अगर मान लीजिए घर में माता पिता है और इसका एक बच्चा और बेटी है, तो एक बेटा एक घर में रह जाएगा, एक बेटी दूसरे घर में चली जाएगी, जनसंख्या सीमित रह गई। लेकिन वही 5-5 3-3 बच्चे होंगे, 4-4 बच्चे होंगे किसी घर में, तो उनके लिए दूसरा घर भी बनाना पड़ जाएगा और दूसरे घर के लिए ज़मीन चाहिए, और उस ज़मीन पे आपको पता है कृषि हो रही थी, तो वो तो कृषि ख़त्म हो जाएगी ना। तो आप दूसरे देशों को कैसे आपूर्ति कर पाओगे? देखा जाए तो आज कृषि जो है सिर्फ संसाधनों पर नहीं टिकी हुई है, आज बहुत से कारक ऐसे भी हैं जो कृषि को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो ये मान लीजिए धन बेशक आपके पास बहुत होगा, तो यही बात यहाँ साफ हो जाता है ना कि जिसके पास धन होगा वही जिंदा रह सकता है, तो आम गरीब तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर बेशक आलोचना की गई है कि हम जिसके पास धन, यहाँ पर लिखा भी है साफ शब्दों में कि धन के बदले में खाद्य सामग्री आयात करके लोगों को अच्छी तरह से खिला सकता है। लेकिन भाई साहब अगर गरीबों के पास धन न रहा तो आप कैसे जो है गरीबों के पेट पाल दोगे? क्यों भारत है क्या जहाँ पर 5 किलो ये लोग गेहूँ देते हैं और 2 किलो चावल देते हैं? क्या भारत है? और इनको क्या लगता है कि 2 किलो में उनके पूरा परिवार खा लेता होगा? तो यही बात यहाँ पर इनको समझना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि कहीं ना कहीं जो है खाद्य आपूर्ति उनके लिए नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए धन है तो धन वाले व्यक्ति ही खा पाएंगे ना। फिर आज लग्जरी जीवन जो है बड़े बड़े हाई फाई लोग ही कर पाते हैं, आम गरीब बंदा तो जाता है मजदूरी करने तो उसको मजदूरी भी नहीं दे पाता है बंदा। कहते हैं लोग आज भारत में ऐसी स्थिति है जहाँ पर मजदूर सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, और जब हाथ आगे पैसों के लिए बढ़ाता है तो वो भी पैसा उसको नहीं दिया जाता है, और वो घर पे आता है, पानी पीता है और सो जाता है, और बच्चों को कहता है कि कल ठेकेदार पैसा देगा। तो यही भारत की हम कल्पना कर रहे हैं, यही हम जो है सरकार की गारंटी की बात कर रहे हैं। कहते हैं सरकार तो सिर्फ कागजी बातों में रहता है, कभी ज़मीनी हकीकत पे आके देखे, एनालाइज करें, तब समझ में आएगा ना कि गरीबी चीज़ क्या होती है। जब कोई व्यक्ति सारा दिन मेहनत करे और उसको पैसा न दिया जाए तो कितना दुख होती है। ये बात सच्चाई है। शायद इस सच्चाई से यहाँ पर जिन्होंने माल्थस की आलोचना की, शायद इस सच्चाई से वो बेखबर थे, क्योंकि धन की आपूर्ति सिर्फ बड़े लोगों में हो सकती है। उत्कृष्ट उदाहरण इस पे प्रस्तुत की गई कि ग्रेट ब्रिटेन का है जो अपनी लगभग सभी आवश्यकताओं का हाईलैंड, नॉलैंड और बेल्जियम अर्जेंटीना से आयात करता है। यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया इस आलोचना को सिद्ध करने के लिए कि ग्रेट ब्रिटेन में जो है कोई तरह की कृषि नहीं होती है, वहाँ पर कोई भी उत्पादन नहीं होता है, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन जो है अपनी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति जो है हाईलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, अर्जेंटीना से आयात करता है, क्योंकि यह खाद्य उत्पादों के बजाय धन के उत्पादन पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार माथे सिद्धांत आधार यहाँ पर गलत सिद्ध हो गया। अब देखिए एक ही बात मैं करूँ, अगर मान लीजिए हाईलैंड और डेनमार्क और बेल्जियम अर्जेंटीना में जनसंख्या बढ़ जाए तो वो क्या ग्रेट ब्रिटेन को सामान देगी कि अपने देश को खिलाएगी कि वो ग्रेट ब्रिटेन को खिलाएगी? तो वही बात आ गया ना कि अपने देश में भूखमरी हो और अपने देश की दूसरे देशों में हम सप्लाई करें, वही बात आ गई ना। फिर तो यहाँ पर तो वही बात होगा, कहीं ना कहीं तो गरीब ही पीस रहा है। अमीर लोग तो भाई खरीद लेंगे, गरीब लोग क्या करेंगे? क्योंकि अगर मान लीजिए हाईलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम में अर्जेंटीना में जनसंख्या बढ़ जाता है जहाँ पर अपने देशों के उनकी आपूर्ति नहीं हो पा रहे हैं, तो वो ग्रेट ब्रिटेन को क्या खिलाएंगे, क्या देंगी? हाँ, यही कंडीशन में दे सकते हैं जब उस चीज़ की जो है 5 गुनी कीमत दे और बड़े बड़े जो साहूकार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उसका बेखूबी उसका फ़ायदा उठा ले। तो ये बात हो सकती है। बेशक माथे सिद्धांत का यहाँ पर गलत सिद्ध किया गया, लेकिन इसकी जो है सच्चाई से यहाँ पर जिन्होंने गलत साबित किया वो अनजान थे। उसके पश्चात देखिए अगला पॉइंट
जो कि आलोचना के अंतर्गत है, जनसंख्या में वृद्धि मृत्यु दर में गिरावट का परिणाम है। चलिए, जनसंख्या में वृद्धि मृत्यु दर में गिरावट का परिणाम है, ये बात तो सत्य है। लेकिन देखा जाए तो मार्शल सिद्धांत एक पक्षीय बात कही गई थी। मार्शलिज्म में देखा जाए तो माल्थस ने सिर्फ खाद्य आपूर्ति की बात की थी, जनसंख्या वृद्धि दर की बात की थी। लेकिन जनसंख्या के किन कारणों से गिरावट आएगी, किन कारणों से बढ़ेगा, इस पर इन्होंने विचारधारा नहीं रखा। और ये जनसंख्या वृद्धि के बढ़ती जन्म दर का परिणाम मानता है, जबकि मृत्यु दर में गिरावट के कारण दुनिया भर में जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो ये बात तो सत्य है कि जितने हमें टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, जितना हमारी सुविधाएं बढ़ेगी, तो जनसंख्या की दर में गिरावट तो आएगी आएगी। और ये बात शायद माथर्स नहीं समझे उस समय। माथर्स चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही अद्भुत प्रगति की कल्पना नहीं कर सके, जिसने घातक बीमारियों को भी नियंत्रित किया और मानव जीवन को लंबा बना दिया। और ऐसा विशेष रूप से भारत जैसे अविकसित देशों में भी हुआ, जहां माना जाता है कि माथर्स सिद्धांत काम करता है। तो ये बात तो सत्य है, लेकिन फिर भी देखा जाए बेशक स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, बीमारियों में हम नियंत्रण पा लिए हैं, लेकिन जो जनसंख्या बढ़ने की विचारधारा से आगे बढ़ रहा है और भारत जैसे अविकसित देश, तो वहाँ पर जनसंख्या जो है आज माथर्स के रूल को भी तोड़ दिया है। कहते मृत्यु दर में बेशक गिरावट आई है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर कम नहीं हुई है। भारत में चंद सेकंडों में जो है कई बच्चे जन्म लेते हैं, यानी पर सेकंड जो है बच्चे जन्म लेते हैं, और आज विश्व में ये प्रथम स्थान हासिल कर चुका है। और इनके पास, भारत के पास देखा जाए तो क्षेत्रफल के अंतर्गत बहुत ही कम जो है इनके पास भूमि क्षेत्र है, और इतने कम भूमि क्षेत्र में इतनी बड़ी जनसंख्या को पालन पोषण करना एक आने वाला समय में बहुत बड़ी चिंता का सबब बन सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट यही दर्शाता है कि अनुभवजन्य साध्य इस सिद्धांत को गलत साबित करते हैं। यानी देखा जाए तो अनुभवजन्य साक्ष्य इस सिद्धांत को गलत साबित करता है। इसका अर्थ यही हुआ कि अनुभवजन्य रूप से जनसांख्यिकीवादियों द्वारा यह सिद्ध किया गया कि जनसंख्या वृद्धि प्रति व्यक्ति आय के स्तर का एक कार्य करता है। ये तो आपको पता ही होगा कि भारत में जो है पर व्यक्ति आय जो है 64 रुपया से भी कम है, यानी $1 से भी कम है, यानी 80 के आसपास ही माना जाएगा। तो ₹1 यानी $1 से कम है, ये भारत के प्रति व्यक्ति आय है। तो आप समझ सकते हो कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय यानी एक महीने का जो है 64 रुपया है, तो वो देश कितना गरीब होगा और इसकी जनसंख्या कितनी अधिक होगी, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि जो है प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर कार्य करता है। जब प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ता है तो इससे प्रजनन दर कम हो जाता है और जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट भी देखने को मिलती है। ड्यूमांट्स की सामाजिक कोशिक थिलीस ने साबित कर दिया कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ माता पिता के आय के पूरक के लिए अधिक बच्चे पैदा करने की इच्छा कम हो जाती है, क्योंकि जब तक इच्छा कम नहीं होगी जनसंख्या बढ़ती ही चली जाएगी। जब लोग उच्च जीवन स्तर के आदी हो जाते हैं तो एक बड़े परिवार का पालन पोषण करना एक महंगा मामला बन जाता है। तो बात यहाँ सही है, अगर हम भारत जैसे विकासशील देशों में अगर यहाँ पोषण की स्तर बढ़ा दें, लोगों की स्टैंडर्ड बढ़ा दें, तो शायद कुछ किया जा सकता है। लेकिन देखा जाए तो आज कोई भी क्षेत्र हो, जैसे भी क्षेत्र हो, कहते हैं नेताजी तो जीत जाते हैं बहुत वादे करके, लेकिन उस क्षेत्र में कोई भी विकास जो है नज़र नहीं आता है। तो इस कारण से भारत जैसे विकसित देशों में इस तरह के जो बातें लागू करना शायद कहते टेढ़ी खीर बन जाती है। जनसंख्या स्थिर हो जाती है क्योंकि लोग अपने जीवन स्तर को कम करने से इनकार कर देते हैं, और ये बात सही भी है। कोई व्यक्ति अपना जीवन स्तर कम नहीं करेगा अधिक बच्चे जन्म देके, और ऐसा वास्तव में जापान, फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों के मामले में हुआ है। वहाँ के लोग जो है बहुत काफ़ी समझदार बन गए हैं, वो अपना जीवन बहुत ही अच्छा जीना चाहते हैं, अच्छे लग्जरी जीवन जीना चाहते हैं, और वहाँ के लोग जो है अधिक बच्चों को जन्म नहीं देना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके से उनका जो वास्तविकता जीवन होती है वो छिन जाती है। और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण, और ये विकसित देशों में ही ऐसा हो सकता है। कहते हैं विकासशील देश और जहाँ पर पुरानी परंपराओं के साथ चलने वाले लोग होंगे वहाँ पर संभव नहीं है।
आज भी भारत में देखिए लड़कों के आस में न जाने कितनी लड़कियां जन्म ले लेती हैं, फिर भी माँ बाप कहते हैं एक लड़का तो होने दो। किस कारण से? लड़कों में क्या रखा हुआ है? क्या लड़की को आप पढ़ा लिखा के अपने जीवन के जो है लाठी नहीं बना सकते? क्योंकि देखा जाए तो भारत देश के लोगों की मानसिकता कमज़ोर है, अनपढ़ है। तो भारत सरकार ऐसा क्यों कहती है कि हमारा देश में जो है शिक्षा दर ऊंची हुई है? देखा जाए तो ये सारी बातें मिथ्या है। ना तो भारत देश में शिक्षा स्तर ऊंचे हुआ है, न शिक्षा स्तर में कोई हमें अच्छा देखने को मिला है। मैं तो ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारत की शिक्षा दर जो है पहले से भी बेकार हो गया है, जहाँ पर सिर्फ जो है अमीर बच्चों को ही शिक्षा मिल रही है, आम गरीब बच्चों को सिर्फ उनको 8वीं पास करवाया जा रहा है और कुछ भी भारत में हमें देखने को नहीं मिला है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या बताता है। आगे देखिए हम निवारक जांच और नैतिक संयम से संबंधित नहीं है। देखिए निवारक जांच नैतिक संयम से संबंधित नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि मालथस मूलतः एक धार्मिक व्यक्ति था। जो मालथस थे वो एक धार्मिक व्यक्ति थे जिसने जनसंख्या के नियंत्रण करने के लिए नैतिक संयम, ब्राह्मणचार्य, देर से विवाह आदि पर जोर दिया। लेकिन वह यह कल्पना नहीं कर सके कि मनुष्य जन्म दर नियंत्रण के लिए गर्भ निरोधक और अन्य परिवार नियोजन उपकरण का आविष्कार भी करेगा, क्योंकि उस समय जो है नैतिक संयम, ब्रह्मचार्य और देर से विवाह ही हो सकती थी। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए मालथस ने जो है गर्भ निरोधक गोलियां और देखा जाए तो परिवार नियोजन उपकरणों का जो है आविष्कार उस समय नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बात पे कभी जोर नहीं दिया। इसका कारण शायद यह था कि वह यौन इच्छा और बच्चा पैदा करने की इच्छा के बीच कोई अंतर नहीं कर सका। लोगों में यौन इच्छा तो होती है, लेकिन वह अधिक जो है बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं, और इस प्रकार केवल नैतिक संयम ही जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद नहीं कर सकता है, जैसे कि मालथस ने सुझाया था। परिवार नियोजन एक निवारक जांच के रूप में भी आवश्यक है, लेकिन देखा जाए जिस समय मालथस ने अपनी विचारधारा रखी थी उस समय वहाँ पर इन चीज़ों का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए मालथस को भी गलत कहना यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि उस समय ब्रह्मचार्य ही अवस्था का हम उपचारण कर सकते थे, देर से विवाह का और नैतिक संयम का ही अनुसरण कर सकते थे। लेकिन फिर भी देखा जाए आज गर्भ निरोधक भी है, परिवार नियोजन भी है, फिर भी जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो कैसे जो है हम परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक गोलियों को और गर्भ निरोधक यंत्रों को जो है हम अच्छा साबित सोचें? क्योंकि देखा जाए तो ये आज के समय में ये सब होते हुए भी जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसको रोकना शायद संभव नहीं है। अगला पॉइंट जो हमारे समक्ष आया है, अधिक जनसंख्या के कारण सकारात्मक जांच नहीं। देखा जाए तो मालथस ने निराशवाद और धार्मिक शिक्षा ने उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि अधिक जनसंख्या पृथ्वी पर एक भारी बोझ है, जिसे भगवान ने दुख, युद्ध, अकाल, बाढ़, बीमारी, महामारी आदि के रूप में स्वचालित करने से काम दिया है। तो देखा जाए तो यहाँ पर धार्मिक रूप में यहाँ पर मालथस ने अपनी विचारधारा रखी। उन्होंने ये बात बताई कि अधिक जनसंख्या पृथ्वी पर एक भारी बोझ के समान होगी, जिससे भगवान ने दुख पैदा करेंगे, युद्ध होगा, अकाल पड़ेगी, बाढ़ होगा, बीमारी, महामारी आदि के रूप में संचालित रूप में काम करेगा। और देखा जाए तो मालथस की यहाँ बात साबित भी हो रही है, लेकिन ये सभी प्राकृतिक है। ऐसा आपदाएं जो अधिक आबादी वाले देशों के लिए विशिष्ट नहीं है, और वो उन देशों का भी दौरा करते हैं जहाँ जनसंख्या घट रही है या स्थिर है, जैसे फ्रांस और जापान। तो देखा जाए हमारे पूरे विश्व के साथ आज संबंध है, और इन्हीं कारणों से मालथस का जो ये सिद्धांत काफ़ी निराशवादी थी। चलिए देखते हैं अगला सिद्धांत क्या है। उसके पश्चात आता है मालथस एक झूठा पैगंबर। देखा जाए तो मालथस को बहुत से लोग एक पैगंबर के रूप में भी जानने लग गए थे, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं गलत सिद्ध हुआ। मालथसियन सिद्धांत उन देशों पर लागू नहीं होता है जिनके लिए यह प्रतिपादित किया गया था, यानी जिस देश के लिए बनाया गया था उन देशों पर मालथसियन सिद्धांत लागू नहीं होता है। पश्चिम यूरोप देशों में मालथस के होबा और निराशावाद पर काबू पा लिया गया है, जिनकी यह भविष्यवाणी की कि यदि ये देश निवारक जांच के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को रोकने में विफल रहे
तो दुख उनका पीछा करेगा। जन्म दर में गिरावट आएगी और खाद्य आपूर्ति की पर्याप्त और कृषि और औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में गलत साबित हुए। इस प्रकार माथा झूठा भविष्यवाणी सिद्ध हुआ। यानी देखा जाए तो माथा से कई भविष्यवाणी जो थी झूठी साबित हुई, लेकिन कई बातें जो थी सही भी थी। देखा जाए तो बहुत से आलोचकों ने अपने विचारधारा रखे हैं। देखिए, कोई भी आलोचक होता है उसकी अपनी विचारधारा होती है और वो प्रेजेंट और भविष्य दोनों को लेकर चलती हैं, और जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। माथस ने उस समय अपने देश के विषय में ही अपना सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, पूरे विश्व को उन्होंने एनालाइज नहीं किया, क्योंकि इनकी बातें कहीं कहीं पर सिद्ध भी हो रही है और कहीं कहीं झूठी भी साबित हो रही है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर एक बात तो साबित हो जाता है कि कोई भी देश हो, कोई भी हो समय काल, कहते हैं जब तक हम रूल रेगुलेशन नहीं करेंगे, सिस्टमैटिक नहीं चलेंगे, ना तो देश की कल्याण होगा, ना जनसंख्या वृद्धि कम होगा, और न ही हमारा देश जो है आज़ाद होगा। कहते हैं आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो है खुला में घूम सके, जीवन जी सके। आज़ादी का मतलब होता है कि हम अच्छे जीवन भी जी सके, जिसमें हम किसी चीज़ की हमें तकलीफ़ ना हो। तो देखा जाए भारत बेशकली आज जो है कहते गुलामी की जंजीर काट दिया है, लेकिन आज गरीबी, भुखमरी, अनपढ़ता, इन सब की जो है जंजीरों में जकड़ गया है। और सबसे भयंकर जंजीर जो है लालच की जंजीर है, जहाँ पर इनको हर एक नेता लालच के जंजीरों में कसते चले जा रहे हैं, और भारत के लोग समझना की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि ये लालच की जो जंजीर है उनको दिन पर दिन जो है कमज़ोर करता जा रहा है, और भारत देश को जो है विकसित होने की जगह पर अविकसित देश रहने के लिए बाध्य कर रहा है। तो ये सब बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, माथस के अगर रूल रेगुलेशन को हम एनालाइज करें, समझने की कोशिश करें, जानें, तो बहुत कुछ हम समझ सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ इसमें है, लेकिन समझने की ज़रूरत है। कहते हैं बच्चे तो पढ़ लेते हैं लेकिन समझते नहीं है वास्तविकता को। कहते हैं जो वास्तविकता को समझता है वो ही आगे बढ़ता है।